अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, सलामत रहे और ता क़यामत रहे। से गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय के इज़हार के बगैर हमारा वीलॉग अगला जो है वो मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों, इस वक़्त जो हॉट दुनिया में टॉपिक है वो है इसराइल और ईरान की जंग। इसराइल शायद ये सोच रहा था कि वो हमला करेगा और ईरान आगे से कोई जवाब नहीं देगा, तो ये उसकी भूल थी। जिस तरह उसके दोस्त भारत ने पाकिस्तान के बारे में कोई गलत राय की कायम की हुई थी, इसी तरह शायद इसराइल के दिल और दिमाग में किसी जगह पर ही बात बैठी हुई थी कि इस पर दुनिया भर में पाबंदियां लगी हुई हैं और ये आगे से कोई जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन ईरान और जो इसराइल की जंग में तेजी आ रही है, देखने को मिल रहा है कि इसराइल को काफी मुश्किल टाइम मिल रहा है। ईरान ऐसी मार मार रहा है कि इसराइल भी परेशान है कि ऐसा जवाब मिलेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक दिल में दिमाग में बात होती है ना कि जनाब इन पे तो पाबंदियां लगी हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। ईरान ने सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा, मैं अभी रिसेंटली 2-4 घंटों की बात कर रहा हूँ, पूरी रात में जो गुजरा वो तो आपके सामने है। सुबह सवेरे इसराइल पर बड़ा हमला करता हुए 100 के करीब मिसाइल दागे, जिसमें से 5 इसराइली हलाक, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी है। और ये तादाद हमेशा कम होती है, क्योंकि ये तादाद जहां से चलती है ना, ये पता नहीं रास्ते में छांटी होते 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 100 का मतलब 1000 हो सकता है और 5 का मतलब 50 हो सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हीफा में ईरान के मिसाइल हमलों में पावर प्लांट में आग लगी है और हीफा पावर प्लांट है पर जो मिसाइल दागे गए हैं उसकी वजह से वस्ती इसराइल जो पूरे का पूरा है उसकी बिजली जो है वो चली गई है। जाहिर है, जब पूरे का पूरा पावर प्लांट ही आपने जला दिया है या उसको राख कर दिया, तो बिजली बनाने का तो फिर एक दफा मंसूबा जीरो जीरो हो गया ना। अब वो कितना नुकसान हुआ है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, कितने दिनों में कवर होगा और बिजली आएगी, कुछ पता नहीं है। तल एब और मकबूजा बैतुल मुकद्दस में धमाके की आवाजें सुनी गई हैं। इसराइल के दफाई निजाम ने कई हमलों को फिजा में नाकाम बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से हमलों में 50%, ठीक है जी, वो जो डोम बनाया था अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर, जिनका ख्याल था कि जो इसराइल है वो अब जिसे कहते हैं ना कि वो इतना महफूज हो गया कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो, मैं बड़ी खूबसूरत बात की मुसद्दक मलिक साहब की बात जो है वो एंड में कोट करूंगा, इसराइल के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से और दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के हवाले से, लेकिन वो प्रोग्राम के एंड में करूंगा। मेरे जहन में चलते चलते बात आ गई है तो उसको जाके एंड में करता हूँ। अच्छा जी, तलीब और ये बताया कि अच्छा जी, ईरानी मीडिया के मुताबिक तलीब और हीफा पर ईरान के ताज़ा मिसाइलों में 4 इसराइली हलाक और 100 जख्मी हुए हैं। ईरानी इतवार की रात भी ईरान ने इसराइल के मुतअद्दिद मकामात पर मिसाइल हमले किए थे, जिनमें कई इमारतें मुतासर हुई थी। हीफा में ईरानी मिसाइल हमले में 4 अफराद जख्मी हुए थे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, वो फॉक्स न्यूज के जो रिपोर्टर थे जिनको आपने भी बहुत देखा, वो रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने रिपोर्ट करते हुए कहा जी कि मैं 7 साल से रिपोर्ट कर रहा हूँ इसराइल में, मैंने आज तक इसराइल पर इस किस्म के मिसाइल, इस किस्म का हमला नहीं देखा। और जो इसराइल के ऊपर से मैंने खुद अपनी आंखों से मिसाइल देखे, गुजर रहे, गिरते हुए, वो मतलब उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो एक कमाल है कि 1600 किलोमीटर दूर से अगर कोई मुल्क जो है इसको यहाँ तक पहुंच पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उनकी सच्चाई की वजह से उनको हटा दिया गया चैनल से, जिसमें वो काफी लंबे अरसे से मुलाजिम थे। तो जाहिर है, जब वो इतनी सच्चाई बताएगा तो कहाँ बर्दाश्त किया जाएगा। उसके अलावा जो इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू साहब हैं, वो भी मुख्तलिफ साइट पर जा रहे हैं। और ये भी देखें, हमारी जो उनको शायद कोई अकल देने वाला नहीं है, जब वो मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है, तो वो साथ में दिखा रहे हैं कि इसराइल पर जो हमले के बाद तबाही ईरान क्लेम कर रहा है वो ठीक है, क्योंकि वजीर आजम जा रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो तबाही तो नजर आ रही है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ईरान के तगड़े जवाब के बाद इसराइल अब जंग बंदी चाह रहा है। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंग बंदी मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। ईरान ने इसराइली हमलों के दौरान जंग बंदी मुज़ाकरात से इनकार करते हुए सालस कतर और ओमान को उगा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग दौरान जंग जो है वो कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरान ने सालसी के किरदार अदा करने वाले कतर और ओमान को वाज़ेह बताया कि वो इसराइल के हमलों के दौरान जंग बंदी पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ओहदेदार ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ईरानी हकाम ने कतरी और ओमानी सालसों को मतला किया है, तभी संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे जब वो इसराइल के पेशगी हमलों का जवाब दे देंगे।
मतलब अब ये नहीं है कि आपने हमले कर लिए और वो कह रहे जी बस करो जी बस करो। वो चौधरी ਦੇ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾਣ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਜਦੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ वाह जी वाह चौधरी साहब ਕੀ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲਿਆ ਜੇ। और जैसे ही चौधरी के कुक्कड़ को 3-4 चुंझे पड़ती हैं तो चौधरी साहब बस कहते हैं यार ठीक हो गया, ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੁੱਕੜ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਾ ਕੁੱਕੜ ਆਪਣਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। इस दफा जो इसराइली है, जो कुकड़ है, बहुत सारे ममालिक का बैठे भी इस जगह पे हैं कि अब क्या करें, फिर जरा कोड वर्ड में समझा करें आप। तो जो बहुत सारे चौधरियों का कुकड़ है ना, अब जब वो मार खाने लगा है तो उन्होंने अपने आगे कर दी है कि जरा जरा गल करो तो सुलह सफाई कराओ तो बाद छुड़ा दो। लेकिन ईरान कह रहा है नहीं, नुकसान जो हुआ है हमारा उसकी भराई होने के बाद बात करेंगे बराबरी की सतह पर। तो वो जो मिसाइल मार रहा है ना, वो कह रहा है कि पहले जब तसल्ली हो जाएगी तो फिर हम इस तरफ आएंगे। इसराइल की टांगे कांप क्यों रही है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि इसराइल क्यों चाहता है कि अब जंग बंदी हो जाए। इसराइल के मशीर कौमी सलामती ने कहा है कि ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजी तजियाकारों का अंदाजा है कि सैकड़ों मिसाइल फायर करने के बावजूद अब भी ईरान के पास 1500 से 2000 जो है वो मिसाइल मौजूद है। अच्छा, ये इतला तो होगी इसराइल की, लेकिन ईरान के पास हैं कितने? क्या ईरान ने इनको बताया होगा तुम्हारे पास कितने हैं, या ईरान ने इनको बताया होगा कि हमारे पास कितने हैं? तो बात यह है कि आप सोच सकते हैं। मैं अक्सर अपने वीलॉग में भी बात करता हूं कि ईरान के पास बनाने के लिए और था क्या, एक तो वो जो पटाखा बना रहा था और दूसरा वो मिसाइल बना रहा था। आपने देखा किस जगह पे आपने ईरानी एयरफोर्स की बात सुनी हो? नहीं, क्योंकि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क पर जिस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी, यूरोप ने और अमेरिका ने 20 साल में इनको कोई त्यारा नहीं दिया, इनको बल्कि जो इनके अपने त्यारे थे उनको ठीक करने के लिए इनके जो पुर्जा जात थे वो नहीं दिए। तो ईरान के पास कहां से आएंगे? ईरान को कौन एयरफोर्स के लिए जहाज देगा? तो ईरान ने बनाया क्या फिर? ईरान ने बनाए मिसाइल, और बनाए इतनी तादाद में। उसको पता था, उसको ईरान को पहले दिन से पता था कि अगर उसकी लड़ाई इसराइल के साथ है तो स्वाय मिसाइल के और उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। तो ईरान ने ये जो इस वक्त इसराइल सोच रहे हैं ना 200, ये 200 नहीं, 2000 नहीं, 20,000 के नजदीक अगर बात सोचें तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात सूटेबल होगी। इधर ईरान जंग के दौरान नए गद्दारों को लटकाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में ईरान को बहुत पहले करना चाहिए था। ईरान ने इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के लिए जसूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुसाद के लिए जसूसी के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स को फांसी दी गई है, और एजेंसी के मुताबिक इल्जाम जिस जिस बंदे को फांसी दी गई है इसका नाम इस्माइल फिक्री है। दूसरी जानब खबर है कि इस्माइल फिक्री को पीर की सुबह फांसी दी गई है, जबकि इसे दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने इल्जाम लगाया कि इस्माइल फिक्री मुसाद के 2 एजेंट से राब्ते में था और उन्हें इंटेलिजेंस मालूमात फराहम कर रहा था। एक भारतीय जासूस को भी फांसी दी गई है। भारतीय जासूस वहां कारोबार की आड़ में जो है वो जो देखें, ये इस वक्त ईरान को सोचना चाहिए। जो इंडिया है वो दोनों तरफ खेल रहा है। ईरान इंडिया की तरफ ईरान इंडिया इंडिया जो है वो ईरान के साथ क्यों तलकाता चला जाता है? सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए ये एक सोने की चिड़िया मुल्क है, क्योंकि बॉर्डर पाकिस्तान का लगता है और वो जो करना चाहता है वहां से बॉर्डर में घुसकर वह करता है। आपको पता ना, हमने बहुत सारे जो जासूस हैं अपने, वो ईरान की सरजमीन से पकड़े हैं या ईरान से इंटर होते हुए या ईरान की तरफ जाते हुए पकड़े हैं। तो ईरान के लिए अब ईरान को सोचना चाहिए। हिंदुस्तान चाबहार चाहिए उसको, और हिंदुस्तान को जो ईरानी सरजमीन है उसको इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के खिलाफ। और वो भारत जो है वो कभी भी देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये हिंदुआत्रा जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। तो ईरान को अब थोड़ा सोचना चाहिए कि ईरान के लिए कौन सूटेबल है। ईरान के साथ हमेशा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान या तो आए, खड़े हो। सबसे पहले जो कॉल की है हिंदुस्तान के वजीर नरेंद्र मोदी ने, वो किसको की है? नेतन्याहू को की है। तो ईरान के अंदर जो काम कारोबार के सिलसिले में इंडियन बैठा हुआ है, वो सिर्फ काम कारोबार नहीं कर रहा, वो बड़े लेवल पर जासूसी कर रहा है। किसके लिए जासूसी कर रहा है? मोसाद के लिए जासूसी कर रहा है। किसके लिए जासूसी कर रहा है? वो इसराइल के लिए जासूसी कर रहा है। तो ये जागने का वक्त है, मेरे ख्याल में जाग जाएंगे आप। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊं। अब मैं जाहिर है अब जब हम बात कर रहे होते हैं तो बल्कि मैंने आपको 2 चीजें बतानी इसके अंदर। एक तो ये है कि आपको याद है कि ये जैसे ही इसराइल जो है वो हमले पे हमले कर रहा है, तो साथ में कह रहा है कि ईरान के लोग जो है वो सड़कों पे निकल आए इस हुकूमत के खिलाफ। वो ये कह रहा है कि ये जो इस्लामी हुकूमत है जो पिछले 40 साल से चल रही है ईरान में, इसके खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए और इस हुकूमत को खत्म करने के लिए इसराइल का साथ दें। आपको याद है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एक महात्मा हुआ करते थे,
वो क्या चाहते थे? वो कहते थे कि हमें एटॉमिक बम की और ये जौहरी हथियारों की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने जौहरी हथियार इंडिया के साथ सुलह करने के बाद हम अपने जौहरी हथियार जो है वो तलफ कर देंगे, क्योंकि हमें जौहरी हथियारों की जरूरत ही नहीं है। ये कौन कहा करता था? आपको याद है ना, एक महात्मा इस मुल्क में गुजरा है, यूथियों का जो लीडर वो कहा करता था कि हमें जौहरी हथियारों की जरूरत नहीं है, इसको तलफ कर दें। और फिर उसके बाद वो लोगों को सड़कों पर भी निकाला करता था। और यही कुछ इसराइल कर रहा है, कहां पर? कि वो जौहरी हथियार खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ईरान की ताकत को खत्म करके लोगों को सड़क पे निकालकर हुकूमत करना चाहता है। तो अब देखें कैसे इसराइल वालों ने, अब कहा जाता है तो फिर बुरा मनाते हैं हमारे यूटीए भाई, कैसे उन्होंने अपना एजेंट इस पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया था। मुसल्लत नहीं किया था, बल्कि वो वजीर आजम बना दिया था। इतने लेवल तक वो ले जाते हैं। मैं आपको एक बात और भी इसी के अंदर ऐड कर लें, क्योंकि जाहिर है अब अपने जो जासूस होते हैं या जो अपने उनके जो अपने बंदे होते हैं वो कहाँ कहाँ ऐड करते हैं। अहमदी नसाद एक सदर गुजरे हैं ईरान के, वो कहते हैं कि ये ईरान के अंदर जासूस जो थे इसराइल के, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके हमने एक टास्क फोर्स बनाई जो सिर्फ और सिर्फ ईरान में जो जासूसी करते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए हमने बनाई। तो वो चल रही थी। 2 साल के बाद पता लगा कि वो जो टास्क फोर्स बनाई थी उसका जो सरबराह था वो भी एक इसराइली जासूस था। अब अंदाजा करें कि जो टास्क फोर्स बनी है उसका जो सरबराह है, जो सिर्फ और सिर्फ जासूसों को पकड़ने के लिए बनाया गया था, वो खुद इसराइल का जासूस था। अब इसराइल का वो जासूस और इमरान खान दोनों की ममालसत देख लें कि यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो बंदा है, अपना जो आलाकार है, वो आपके मुल्क का सरबराह बनाया। और वो करने के आया था, वो चाहता था कि पाकिस्तान को जोहरी ताकत जो है वो एनीमोर ना रहे और इनको तलफ कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान से हमारी बातचीत हो गई है। नरेंद्र मोदी ने मेरी कॉल उठा ली है, तो उसने कहा जी हमला नहीं करेंगे और मसला कश्मीर हल हो गया हुआ, मसला कश्मीर हमने उनको दे दिया, तो अब लड़ाई किस बात की होनी है? ये है उनका तरीकाकार, ये है यहूदियों का तरीकाकार कि वो आपके बंदों को कहां तक ले जाकर बैठा देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं वॉक कर रहे थे हम लोग बड़ी ब्रसल की बड़ी खूबसूरत सड़क पर, तो मैंने जब मुसद्दक मलिक साहब से पूछा कि मलिक साहब ये वैसे किया तो कमाल ही है। कहते हैं नीला साहब ये इसमें कोई शक नहीं है, क्या आपको यकीन था कि जब हिंदुस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी जंग होगी तो हम इस तरह जीत जाएंगे? मैंने कहा जी दिल पे हाथ रख के कहूं तो दिल इसलिए हकीकत ये थी कि हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है। हमारा 7 अरब डॉलर जो है बजट है, उनका 80 अरब डॉलर बजट है। हर लिहाज से हम हमसे तगड़े थे और बहुत ज्यादा 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 तगड़े थे। तो दिल मानता नहीं था कि अगर ऐसा हो, हाँ हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे या फिर एंड पे वो कर लेंगे, लेकिन ये वाली जो फतह है इसके बारे में नहीं सोचा था। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, आपको संदीला साहब वो अबाबीलों वाली जो कहानी है याद है? अबाबीलों वाली जो कुरान पाक में जिसका जिक्र है कि खुदा ने अपने घर को कैसे वो जो मस्त हाथी से उनको उनसे बचाया, और वो जो अबाबीलें ऊपर से आती थी और अबाबीलें जो है ऊपर से आकर वो हाथियों को नेस्तो नबूद करती थी। मैंने कहा जी बिल्कुल याद है। तो उन्होंने कहा यार लगता है ऐसे है, हमारी खुदा की जो जात है उसकी तरफ से, क्योंकि इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है, लाख मसाइल, लाख प्रॉब्लम, लाख इशू हो सकते हैं, बट इस्लाम के नाम पर बनने वाली ये दूसरी रियासत है, दूसरा मुल्क है। पहला उस वक्त मक्का और मदीना बना था और दूसरा पाकिस्तान बना है 1400 साल के बाद। तो इसकी हिफाजत भी खुदा ने अबाबीलों के जरिए की। और अबाबीलों उन्होंने जो जिनको J-10 को कहा और उनको चलाने वाले पाकिस्तानी शहीनों को अबाबील कहा, कि इन अबाबीलों ने उन मस्त हाथियों को, अब JS-400 मस्त हाथी था ना जी, और क्या था? फिर जिस तरह हमने उनके साथ किया, तो मैं उनकी ये मंतक सुनकर बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल हमें अपनी अफवाज पर पूरा यकीन था, हमें इसमें कोई शक नहीं था कि जब मुश्किल वक्त आएगा तो मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमारी जो अफवाज हैं वो किस हद तक जा सकती हैं, और वो गई उस हद तक। और अबाबीलों के जरिए खुदा की जात ने हमें फतह दी। तो मैं उनकी बात से बड़ा एग्री किया। मैंने कहा जी मलिक साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मलिक मुसद्दक मलिक साहब के साथ बात करते हुए अल्लाह पाक मेरे मुल्क को महफूज रखे। आज एक बात और को आखिर में बताऊं, पंजाब हुकूमत आज टैक्स फ्री बजट देने जा रही है। पंजाब के अवाम को शुक्र अदा करना चाहिए कि मरियम नवाज इनकी किस्मत बदल रही है। इस बजट में हर तबके के लिए रिलीफ होगा, तालीम से लेकर ज़राअत तक सबको रिलीफ मिलेगा, सहूलतें मिलेगी। जो तबाही बुजदार ने मचाई थी, इसका रायता समेट कर इतने कम वक्त में टैक्स फ्री बजट देना, मेरे ख्याल में ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी साहबजादी दुख्तरे पंजाब मरियम नवाज का ही काम हो सकता है। मरियम नवाज साहिबा के साथ जो टीम है बड़ी मेहनत से बजट बना रही है। उनकी टीम में बड़े सीनियर लोग भी हैं, उनकी टीम में उनके साथ काम करने वाले बड़ी देर से भी लोग हैं, उनकी टीम में उनके साथ नौजवान भी हैं, जवान भी हैं, जो हर वक्त अपनी कायद मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़े रहते हैं। अल्लाह ताला की जात मरियम नवाज साहिबा को कामयाब करे। आज का जब बजट आएगा तो हम उस पर जरूर बात करेंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अबाबीलों वाली बात जो ठीक है, तो अभी क्या ईरान के लिए भी खुदा की ज़ात अबाबील भेज रही है, जो जाकर इसराइल को तबाह कर रही है? ज़रूर अपनी राय का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।